अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी हमारे प्रोग्राम का परमानेंट हिस्सा इसलिए बन गए हैं कि तारीख और बैनुल अक़वामी अवामिल और आप लोगों की डिमांड है कि वो असल हकायक आने चाहिए, जो चीजें छुपी हुई हैं। अभी आप हैरान होंगे, एक तो प्रोग्राम आज इस वक्त है 31 जुलाई, आखिरी दिन है और आप ये प्रोग्राम अभी देख रहे होंगे। और कल इसी वक्त 1 अगस्त को एक और बड़ा अहम प्रोग्राम, वो मिस नहीं करना आपने, और वो आंखें खोलेगा आपकी कि किस तरह आपके सियासी लीडर बेवकूफ बनाते रहे हैं कौम को, किस तरह आपको बेचते रहे हैं। और वो ये कायनात जो है, ये तख्लीक आका है दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से मैं अभी सिर्फ इशारा तो दे रहा हूं, लेकिन वो आपकी आंखें खोलेगा प्रोग्राम। लेकिन ये वाला प्रोग्राम भी बड़ा जरूरी है। मैंने चूंकि रेमंड डेविस का केस अब आ गया याद आपको, रेमंड डेविस के केस में जब उसको वियना कन्वेंशन को सामने रखते उसके पार्डन के हवाले से या एग्जाम्पशन के हवाले से बात हुई, तो मैंने वो कानून चैलेंज किया था और उस केस को बड़ा परसू कर रहा था। लेकिन असल हकायक जो है ना, जाकर उसने अपनी एक किताब में कॉन्ट्रैक्टर में तहरीर की है। मैं तो उस तरह नहीं पढ़ सका। डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने बड़ी तफसीली वो किताब पढ़ी और इन्होंने अपना एक आर्टिकल मेरे हाथ में है। ये 1 जुलाई 2017 को इन्होंने तहरीर किया, लेकिन कौम जो कि छपा था लंदन पोस्ट में, पाकिस्तानी मीडिया ने उसको इस तरह उठाया नहीं। वो डरते हैं या खौफ है कि कल कहीं जो बैरूनी आका है, बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहीं ना जाग जाए ना। रेमंड डेविस एक्सपोज्ड pimps, prostitutes and politicians of Pakistan। आप टाइटल से समझ गए होंगे। अब मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। है तो ये 2017 का, लेकिन आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि जो आपके लीडर्स थे उस वक्त, उनकी औकात क्या थी, वो क्या चाहते थे। बगैर मजीद वक्त जाया किए हुए, वक्त जाया तो नहीं, आप तक बुनियाद बतानी होती है। और 31 जुलाई आज आखिरी दिन है, हफ्ता, और कोशिश कर रहे हैं चीजों को सम अप करने के हवाले से। चलते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब की। डॉक्टर शाहिद साहब, ये CIA एसेट लफ्ज याद है, रेमंड डेविस CIA एसेट इन हिज बुक द कॉन्ट्रैक्टर। मैं आगे छोड़ रहा हूं, बताएंगे क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया उनके प्यार मोहब्बत का। जैसे कि मैंने अपनी आपके साथ जो गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स किए हैं, तो मैंने उसमें जिक्र किया कि जब वो 9/11 हुआ तो उसका जो सबसे पहली एक्सपोज की थी खबर के उसके पीछे मोसाद और इजरायली एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था 9/11 के पीछे, तो वो 16 सितंबर 2001 को द फ्रंटियर पोस्ट में, जिसका मैं ब्यूरो चीफ हूँ, उसमें छपी। और 13 साल के बाद US वेटरन, जो यूनाइटेड स्टेट्स फौज के जो फौजियों का बहुत बड़ा अखबार है, US वेटरन ने 13 साल के बाद उसी खबर को उन्होंने कंफर्म किया जो मैंने 2001 में 5 दिन के बाद लिखी थी। और वो जो खबर थी दैट वाज बेस्ड ऑन जो थी ना US मिलिट्री एकेडमी की एक असेसमेंट थी, उसके ऊपर एक बेस्ड थी वो सारी खबर कि इन्होंने किस तरह इसको मैनिपुलेट किया और फिर अफगानिस्तान पे वॉर ऑन टेरर और पाकिस्तान पे वॉर ऑन टेरर लॉन्च कर दी। फिर मैंने 2009 में किताब लिखी पाकिस्तान के ऊपर, वॉर ऑन टेरर एंड सी, जो पाकिस्तान, तो उसमें साबित किया कि जो ये वॉर ऑन टेरर है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। और अभी ये साबित हो रहा है कि 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका जब $2 ट्रिलियन खर्च करके जा रहा है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कैंडल मेरी नजर में उभरा है वो ये अफगान नेशनल आर्मी का है, जिसके अंदर 1 लाख के करीब ऐसे फौजी मुबैना तौर पे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उनकी तनख्वाहें और उनके जो सारे मामलात हैं वो अफगान जो गवर्नमेंट है, वो उनके ऑफिशियल्स जो है ना, उनकी तनख्वाहें खा रहे हैं। जाहिर है उनको अमेरिका को भी साथ मिलाया होगा। वो कहते हैं 2.5 लाख। यहाँ रुकिएगा, आपने बड़ी जबरदस्त बात छेड़ दी। तो ये जो ऑफशोर कंपनियों के हवाले से मैं फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं करना चाहूंगा,
क्योंकि मैंने इस पे तहकीक की हुई है। ये ऑफशोर कंपनियां और ये पनामा की सारी जो बनी थी ना, अमेरिका ने ये सारा सीआईए के जरिए पैसा डंप किया था, इन्हीं ऑफशोर कंपनियों में पैसा दिया था अफगानिस्तान को ब्रेक करने के लिए। आज आपने मेरी खुद आंखें खोल दी है कि इतने पैसे जो हैं, यानी उसमें से ये तो बड़ा जबरदस्त कारोबार हुआ, यानी जैसे नवाज शरीफ वगैरह कारोबार। इसका मतलब है ये अफगानी भी बड़ा ठीक ठाक ये लूट मार करते रहे हैं। और आपने खबर दी थी कि टर्की में उन्होंने काफी प्रॉपर्टी खरीदी है। जी, मैंने ये बताया था। और मेरे एक स्टूडेंट थे जिनको मैं सुपरवाइज करता था इस्लामाबाद, यहाँ बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में उन्होंने मास्टर्स किया, फिर ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी की। माजिद खान, उन्होंने एक मेरे आर्टिकल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसपे उनको मास्टर डिग्री मिली। उसका टाइटल था वॉर प्रॉफिटेरिंग, कि जंग को कैसे मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और माजिद खान ने माशाल्लाह अब पीएचडी कर ली और वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। वॉर साइकोलॉजी और मीडिया वॉरफेयर पे उसने पीएचडी की माशाल्लाह। तो ही वाज माय स्टूडेंट हियर। अब आपने चूंकि रेमंड डेविस का जिक्र किया तो मैं इसको थोड़ा सा और ये जो आर्टिकल मैंने लिखा ये भी 2017 में 1 जुलाई को लिखा था, जब उसने अपनी किताब द कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लिखी। उसमें उसने सारा तफसील बताई कि पाकिस्तान के लोगों ने उसको कैसे फैसिलिटेट किया वहां से भागने में एक्सेट्रा। तो उस वक्त पंजाब में तो नून लीग की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उस जो वाकया था वो भी पंजाब में पेश आया था। पंजाब की जुरिस्डिक्शन थी, पंजाब की एफआईआर पंजाब में हुई थी, जेल भी पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। और फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी। जरदारी साहब उसके जो थे ना वो लीडर थे, सदर भी थे और पीपल्स पार्टी को भी वो चलाते थे। तो मैं ये बताना चाहूँ कि जब जरदारी साहब आए तो इन्होंने जो पहला काम किया वो इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो एग्जीक्यूशंस हैं, जो पाकिस्तान में फांसियां देते हैं, उस पे इन्होंने यूनिलैटरल मॉरिटोरियम लगा दिया। यानी फांसियों के ऊपर जरदारी साहब ने पाबंदी लगा दी यूनिलैटरली। किसी को पता नहीं था कि ये इन्होंने लगाया हुआ है। ये तो मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने यूरोपियन यूनियन से मेरी बात हुई इसी मौजू के ऊपर। वो हम अगले प्रोग्राम में उसका जिक्र करेंगे। तो वो जरदारी साहब ने जो उस वक्त जब ये हुआ मॉरिटोरियम लगा तो 8,000 ऐसे लोग थे जिनको फांसियों की सजा हो चुकी थी और उनको उनकी दरखास्तें भी मतलब फाइनल स्टेजेस पे मुस्तरद हो चुकी थी। वो उनको फांसियां लगनी थी, लेकिन जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उनको फांसी नहीं लगने दी। और फिर क्या हुआ, अब वो हम आगे जिक्र करें कि इस दौरान में रेमंड डेविस का जो वाकया पेश आ, तो जरदारी साहब के बारे में और हुसैन हक्कानी के बारे में जो कुछ अब आज हम 2021 में जानते हैं, इतना हम उस वक्त यानी पाकिस्तान के लोग, हमें तो पता था, उस वक्त नहीं जानते थे। तो उसने ये किया, जब रेमंड डेविस का जब केस हुआ तो पहले तो गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने अपना दे पुट देयर फुट डाउन और उन्होंने उसको जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी देने की कोशिश की और सारा। इसके पीछे आपको जो चीज समझनी चाहिए वो ये है कि ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिका एक बंदे के पीछे इतनी पूरी अपनी, प्रेसिडेंट ओबामा भी आ गया और हर बंदा उसके पीछे आ गया उसको साबित करने के लिए कि ये एक डिप्लोमेट है, जिसमें वो फेल हो गए कि वो साबित करने में कि वो एक डिप्लोमेट है। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका के पूरी दुनिया में जहां जहां एसेट्स हैं, अगर वो इसको रेमंड डेविस को छोड़ देते और अबैंडन कर देते तो पूरी दुनिया में जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो हर्ट होनी थी और इनके आइंदा भर्ती होने वाले एजेंट्स ने इनके साथ काम नहीं करना। यानी अब बाद में रेमंड डेविस जब अमेरिका चला गया तो उसको वहां पे किसी जुर्म में पकड़ा गया, उसको सजा भी हुई, उसको जरा पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया। मतलब ये है कि उसको वहां से निकाल के ये साबित करना था कि हम अपने एजेंटों को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर इसको हम पाकिस्तान के सिनारियों में लेके आते हैं तो 1948-47 से लेके और 2001 तक जितने, मैंने एक आर्टिकल लिखा था द रियल यूएस एसेट्स इन पाकिस्तान, तो उनमें जितने फुल ब्राइट स्कॉलर्स को अमेरिका ने स्कॉलरशिप दी उनका नंबर को 200-250 के करीब है। लेकिन 2001 के बाद और 2018 तक का जो दौर है उसमें जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दी लोगों को, उसकी तादाद को 450 से ज्यादा है। यानी पाकिस्तान से जो इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, एकेडमिक्स जो गए, वो उनकी तादाद जो थी वो
450 के करीब थी। एग्जैक्ट नंबर तो जाहिर है मेरे पास इस वक्त याद नहीं मुझे। तो वो लोग जो थे उन्होंने उनमें से जो फ्यूचर एसेट्स जो है ना वो लेने होते हैं और फिर वो वहां से चलते हैं। तो इस पे अब उनका जो ओब्लाइज करने का जो तरीकाकार है वो जाहिर है इस तरह है कि वो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के बच्चों को। फिर वो जो 4-5 साल 6 साल वो बच्चा पढ़ता है, फिर उसको नेशनैलिटी मिल जाती है, फिर उसके अब्बू भी पीछे चले जाते हैं उसके। ये सारा मामला जो है वो जनरल ज़िया साहब की जब पहली सोवियत इन्वेजन हुई थी तो उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो इसके बारे में एक लालू प्रसाद यादव, इंडिया के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप बछड़े को ले जाएं तो गाय आपके खुद पीछे खुद ब खुद आ जाती है, कि जब आप बछड़ा आपके पास आ जाएगा, बछड़ा या बछड़ी जो है, तो गाय आपके। तो ये जितने अब्बू अभी जो देखें नवाज शरीफ की जो बेटी जो है ना वो अब्बू बचाओ मुहिम में निकली हुई है, बिलावल जो है वो भी अब्बू बचाओ मुहिम में निकला हुआ है। जरदारी साहब के खिलाफ तो इतने केसेस हैं कि अगर वो मतलब किसी भी आम अदालत में चले जाएं उसके, तो उनको तो उन्होंने आज तक कभी कोई केस अपना मेरिट पे जीता नहीं है। जब उनके पिछले केस चल रहे थे जिसपे वो भरी हुए थे, वो टेक्निकल ग्राउंड पे भरी हुई, उस पर उन्होंने को 525 के करीब एडजमेंट मोशन ली थी मुख्तलिफ मेडिकल ग्राउंड्स पे। बल्कि जरदारी साहब तो इतने बड़े फनकार हैं कि इन्होंने बरतानिया के अंदर की हाई कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, आई एम अनएबल टू, यानी वो ये फाइनेंशियल टाइम्स में खबर लगी जो जिसकी वजह से मुझे वाजिद शमसुल हसन ने एम्बेसी में बैन कर दिया, एम्बेसी के प्रोग्राम में। हालांकि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था, रिपोर्ट तो जरदारी साहब ने, उनके साइकेट्रिस्ट ने खुद सबमिट की। पता है उन्हीं का आदमी है वाजिद शमसुल हसन, के बारे में बड़ी लंबी कहानी है, उसमें मैंने एक अलग प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ वाजिद शमसुल हसन के ऊपर। जी जी। तो वो हुआ ये कि ये इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की कि जी, और जो उनके वकील ने प्ली ली कि माय क्लाइंट इज अनएबल टू स्टैंड ट्रायल इन द कोर्ट, और क्योंकि उसने कहा कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये एज उसको जो है ना वो पार्किंसन और इस तरह की अल्जाइमर्स डिजीज बताई जिसमें श्रिंकिंग ऑफ ब्रेन है। और इतनी बेवकूफ़ी की इन्होंने, मतलब डिप्रेशन बता देते या क्या, उन्होंने कहा ये सुसाइडल भी है, जरदारी जो है ना इज ऑल्सो सुसाइडल। और फिर इन्होंने ये कहा वहां पे कि जी जब उसको आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें कि जो अल्जाइमर्स है वो इरिवर्सिबल डिजीज है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में जरदारी एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट बने तो ना मुशाहिद हुसैन ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और ना दूसरे कैंडिडेट ने किया, और ना इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब आपका तो दिमागी तवाज़ुन ठीक ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई बंदा जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और आपने जरदारी को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट भी बना दिया, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। खैर बहरहाल वो हमने रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में छपी, वो हमने छापी। अब आते हैं ये जो रेमंड डेविस का जो मामला था कि इसको रिहा कराने में तमाम लोग, पाकिस्तान की पूरी जो इलीट थी, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे, जिसमें जर्नल भी थे, जिसमें जज भी थे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे, और ये सब के सब उसका, यानी अगर आप उसको अगर उस पर फिल्म बनाए पाकिस्तान में तो उस पर फिल्म बननी चाहिए द ग्रेट एस्केप के नाम से, कि किस तरीके से उन्होंने उसको पंजाब पुलिस की, पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में जो जेल थी वहां से निकलवा के उन्होंने उसको एयरपोर्ट पे लेके गए और वहां से उन्होंने फटाफट उसको। लेकिन ये इसमें जो सबसे जो हमें जो शर्मनाक चीज लगती है जो आपके पेशे से रिलेटेड है वो ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया में शरिया लॉ की मुखालफत करता है और शरिया लॉ के खिलाफ है, और अफगानिस्तान में यही है और पाकिस्तान में भी। और लेकिन इस रेमंड डेविस की रिहाई के लिए उन्होंने शरिया लॉ का जो दियत का जो कानून है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। और असद मंजूर भट्ट साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ उनको पाकिस्तान से, और वो उनके वकील थे, डिफेंडेंट जो थे उनके वकील थे, और उनको उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। और उस दौरान में जबरदस्ती जो है ना वो रेमंड डेविस कहता है मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या, इनको पिंजरे में बंद किया हुआ है, ये मेरे सामने आके मुझे कहते हैं कि हमने तुझे माफ किया, और दे कीप ऑन मूविंग। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों को जो उनका अंजाम हुआ वो आपको बस पूरे का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया। तबाह बर्बाद हो गया, ये बात सही है, पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया। यानी ये मौका हमारे पास अच्छा था कि हमने एक ऐसे एसिड को पकड़ लिया था, उस एसिड को अगर मंतकी अंजाम तक लगाना था तो वो लगा सकते थे, लेकिन क्या कहें,
देखिए, बात सिर्फ ये है कि आपने जाहिर है पूरी दुनिया में जो स्पाइंग में या इस तरह के जो मामलात में जो लोग होते हैं उनको वो फांसी तो नहीं देते, उनको तो उनकी तो एक्सचेंज होती है, उनके उनके लिए कोई दूसरा अपना को बंदा को काम निकलवा लेता है। तो मामला सिर्फ करने का ये था, आपके सामने जो गुजारिशात हमने रखी कि पाकिस्तान में जो एलीट है उसने एक तरफ जरदारी ने फांसियों के ऊपर पाबंदी लगवा दी, दूसरी तरफ उन्होंने अदालतों के अंदर अपने पसंदीदा अपने फेवरेट जजेस लगवा दिए, जिसमें वो सियाल जो पेशावर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, जो मिलिट्री कोर्ट्स जिनको सजाएं देती थी और वो उनको जमानतें दे जा रहे थे। और मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि किस तरह यूरोपियन यूनियन ने ये कहा, उनके ऑफिशियल यानी जो मुझे मैसेज आया उनका, उन्होंने कहा कि हम जब पाकिस्तान में जब ये पेशावर स्कूल का एपीएस का जब वाकया पेश आया तो उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया इस बात पर कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है कि आपकी हुकूमत ने एक तरफ तो जो सजा और जजा का कानून है, जो सजा का जो डर है वो आपकी लीड ने खत्म कर दिया है। आपके मुजरमों को सजाएं नहीं हो सकती, अदालतें उनको बेल्स दी जा रही हैं, जमानतें दी जा रही हैं इतने इतने बड़े हौलनाक और घिनौने मुजरमों को, और दूसरी तरफ जो है वो सरेआम लोगों को मार रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि जरदारी साहब जब जरदारी साहब का जो पीरियड है 2013 से 18 के दरमियान में पाकिस्तान के अंदर 64,000 से ज्यादा लोग कत्ल हुए। 64,000 जी जी, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, नेशनल क्राइम डेटा मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान का ऑफिशियल फिगर है। और 16,400 के करीब रेप्स हुए, 84,000 से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर किडनैपिंग्स हुई। ये जो फिगर मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान का नेशनल क्राइम डेटा बताया, मैंने अपने पास से नहीं बताया। ये सारे मामला जब जरदारी साहब का जो दौर था, और इसमें सबसे ज्यादा जो जुराइम हुए वो पंजाब में हुए, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा था और वहां पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो इस पे जो है वो हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन हो और आपने सजा और जजा का कानून को भी मोरेटोरियम लगा दिया, और फिर आप जजों को भी कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों को जमानतें दी जाए, तो आपने पाकिस्तान की स्टेट के साथ जुल्म किया। और इतना बड़ा जुल्म कि हमारे फौजी जवान जो है वो एक तरफ तो उन पे हमले हो रहे थे, उन पुलिस वाले भी थे, फौज के लोग भी थे, सिक्योरिटी के लोग भी थे, और दूसरी तरफ दहशतगर्दों को जमानतें भी मिल रही थी और जजों को धमकियां मिल रही थी कि वो फैसला ना कर सके। तो इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिससे पाकिस्तान का निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल था। यानी आपने दोनों हाथ बांध रखे थे, सिक्योरिटी वालों के भी बांध दिए, जजों को भी धमका दिया, पुलिस वाले तो बेचारे वैसे ही जो है ना लो रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे, उनकी अपने कैपेसिटी इश्यूज थे। तो जो पॉलिटिशियन पॉलिटिकल सपोर्ट थी वो तमाम की तमाम एलीट जो थी ना वो रेमंड डेविस केस में एक्सपोज हो गई पाकिस्तान। तो अच्छा, मैं देख रहा था तो डॉक्टर साहब आपने बड़े खूबसूरत चीजें मेंशन करते हुए आपने इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से वाटर ट्रीटी को 12 साल तक वायलेट कर दिया और एक पॉलिटिशियन एएनपी का इंस्टॉल कर दिया रेलवे मिनिस्टर, जिसने एंटायर सिस्टम तबाह कर दिया। मैं बड़ी खूबसूरत चीजें बैठ के ये देख रहा था। और साथ साथ फिर आपने 2008 की गवर्नमेंट के बारे में जब लिखा कि जो कट लगाए न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पे, अपना स्टॉप फंडिंग इन सम क्रूशियल प्रोजेक्ट, फिर आगे आपने हमास का भी जिक्र किया, इजिप्शियन का भी, यानी आप और बाकायदा आपने खास तौर पर गैस के बारे, आज जो गैस के मामला देख रहे हैं आपने उस वक्त जिक्र किया हुआ है कि गैस की जो अपना इसराइल से लोएस्ट प्राइस 1.5 डॉलर MMBTU और इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त $9 MMBTU थी। तो मैं तो और इसमें आपने जिक्र किया $200 बिलियन स्विस के हवाले से भी। देखिए वो है जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी, वो थी कि जरदारी गवर्नमेंट ने, जरदारी साहब ने जब ईरान के साथ मुआहदा किया पाकिस्तान का गैस का, वो बड़ा हौलनाक मुआहदा था। उस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस थी पाकिस्तान की, इंटरनेशनल गैस प्राइस थी वो $3 MMBTU थी जब ये मुआहदा ईरान के साथ साइन किया। और जरदारी साहब ने जो साइन किया मुआहदा वो $14 MMBTU पे। ये दुनिया का इतना बड़ा फ्रॉड स्कैंडल है पाकिस्तान में तो, और पाकिस्तान में तो एक आम बनती है कि
कि जजा सजा तो किसी के लिए नहीं। यानी जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस $3 पे अवेलेबल है, आप $14 MMBTU पे ईरान के साथ क्यों मुआहदा साइन कर रहे हैं? और जरदारी साहब ने एक कसब बैंक था, उसके अंदर वो भी इन्वॉल्व थे, उसकी जो ईरान के साथ फंडिंग थी सारी। तो हम ये सारी चीजें नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी। ये जब आर्टिकल छपा तो मुझे कुछ 1.5-2 साल बाद जुनैद सलीम साहब जो आपके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, तो मुझे कहने लगे कि जी डॉक्टर साहब आपका आर्टिकल बड़ा वायरल हुआ हुआ आजकल। मैंने कहा जी कौन सा? तो ये रेमंड डेविस वाला। मैंने कहा यार ये तो मैंने 2-2.5 साल पहले लिखा था, तो आपको लगता है बहुत देर में पहुंचा है आपके पढ़ने के लिए। तो आप उसको देखें तो तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों ने तो इसको पढ़ लिया है अब तक। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में अंग्रेजी पढ़ने वाले जो है ना वो कम है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हमने लिखे हैं कि जो कालाबाग डैम था, कालाबाग डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो थी वो अंग्रेज के जमाने की बनी हुई थी, और अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिस इज द मोस्ट सुटेबल साइट टू हैव अ डैम। बिल्कुल आपने देखा इसके अंदर ये रिपोर्ट बनी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के जो ये ANP और ये पीपल्स पार्टी और ये MQM, इन्होंने इंडिया $4 अरब रुपए के करीब खर्च करता था सालाना सिर्फ कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए। और जब हम यहाँ पे यानी ऐसी फजूल वो बात करते हैं कि जी जब वो डैम बनेगा तो बिजली के पानी में से सारी बिजली निकल जाएगी, तो फिर तुम्हारी खेतों के अंदर जो है वो फसलें कैसे होंगी। मतलब दिस काइंड ऑफ रिडिकुलस एंड स्टूपिड किस्म के बयानात लोगों को दिए गए कि पानी में से ताकत निकल जाएगी तो आपकी फसलों को नुकसान होगा। ये डॉक्टर साहब मैं जरा रोक रहा हूँ यहाँ आपके, आपने अच्छा किया ये पॉइंट शेयर दिया। डॉक्टर साहब मैं बड़े अरसे से जद्दोजहद कर रहा हूँ। कालाबाग डैम की तामीर पे मैंने लाहौर हाई कोर्ट से फैसला लिया 2012, आज 2021 में बैठे हैं हम। 2012 में मैंने ऑर्डर लिए थे कि कालाबाग डैम, इस पे मैंने सेमिनार्स करवाए, डॉक्टर शमसुल मुल्क को बुलाया, और इन सारे जवाब का बाकायदा जो कहा जा रहा था अटक डूब जाने के हवाले से, और ये फोक यानी पानी में से फोक रह जाएगा, ये सारी चीजों को डिनाई। और अल्टीमेटली जो बात आप कह रहे हैं ना कि बाकायदा यहाँ कई नेशनलिस्ट पार्टी और कई ऐसे लोग थे जो बाकायदा इंडिया फंडिंग अब भी कर रहा है। फंडिंग मैं ये कहूँ कि खत्म हो गई है फंडिंग, और उन्होंने और वही उसमें अभी तक कामयाब है। हत्ता के मौजूदा गवर्नमेंट भी कालाबाग डैम के ऊपर कंसेंसस नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में सबको बुलाया, इकट्ठा किया, एतजाज असेंबली आए, किसी ने भी कालाबाग डैम बनने के पॉजिटिव नहीं दिया। अच्छे मौके थे, अच्छे मौके हमने जाया किया। आपने देखें आप तारीख के वो वर्क पलट रहे हैं, जिससे नजर आ रहा है कि हमें नेशनलिस्ट चौक क्या, हम नेशनल कहाँ है, हम कौम से प्यार करने वाले कहीं नहीं है, हम अपने मकासद पूरे कर रहे हैं और आगे चल जाते हैं। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मैं फाइनली ये कहूंगा कि जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रही थी तो उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहा कि गवर्नमेंट कैन टेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो हमारी भी जो जुडिशरी है उसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, सिक्योरिटी इदारों को सपोर्ट करना चाहिए कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पाकिस्तान इज एट वॉर सिंस 2001। हमारे 70,000 लोग शहीद हो गए, शहरी जो है 20-22 हजार के करीब जवान जो है वो शहीद जख्मी हुए इसमें। तो हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की जरूरत क्यों पेश आए। हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमें कोलंबियन मॉडल को फॉलो करना चाहिए था, जिसमें जजेस के ऊपर वो मास्क लगा के वो आते थे अदालत में, किसी को जज की आइडेंटिटी का पता नहीं होता था कि कौन जज है। रिमोटली अब तो हो सकता है, अब तो आप दूसरे शहर में जज को बिठा के केस सुन सकते हैं। आपको दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए जो है वो ये इस तरह के मेजर, इसी तरह ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है, गुलाम अहमद बलोर और ये असफंदयार वली, ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान में दफन भी नहीं होना चाहते लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं, तो इन लोगों को डील करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक SHO, एक DSP काफी है। और मेरा तो शुरू से ये ईमान है, जो मैंने पुलिस पे आज तक रिसर्च की, पुलिस पे लिखा है कि DSP से, SHO से बड़ा अफसर कोई नहीं होता, क्योंकि उसने डिलीवर करना होता है आपको ऑन द ग्राउंड। तो मैं ये फिलहाल तो इस पे ही जो है ना इत्तेफाक करते हैं। और रेमंड डेविस का एक टेस्ट केस था जिसने एक्सपोज किया पाकिस्तान की एलीट को कि हमारी जो एलीट है वो कितनी करप्ट है, और उसकी इस करप्शन का नुकसान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी है कि वो पाकिस्तान के अवाम की वो एक अलग दुनिया है कि उन्होंने कानून भी बनाया तो वो बनाया जो उनके हक में बेहतर था। वो अभी भी जितने
कानून बना रहे हैं वो बना रहे हैं जो उनके हक में। आम आदमी तो बेचारा मुश्किल में, वो तो मोहल्ले की लड़ाई को भी जो है ना आपस में बातचीत करके वो हल कर लेता है। उसके पास तो इतने पैसे नहीं कि इतना महंगा जज करे, इतना महंगा वकील करे। मैं अगले प्रोग्राम में जिक्र करूंगा आपका। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तारीख पे और आग पे रोशनी डालने के लिए, और जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम को एजुकेट करने के लिए, असल हकायक बताने के लिए, सियासतदानों के चेहरे और इस एलीट क्लास को, इसका पाकिस्तान में स्टे किसी और तर्ज के है, उन्हें अपनी जेबें भरने से गर्ज है और कोई ताल्लुक नहीं है उनका। लेकिन यहाँ पर ऐसे हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आप जैसे लोग मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने तौर पर इस कौम को जगाते रहें, हकायक बताते रहें, और तारीख के जो जो वर्क है ना, जो दब गए हैं, जो मट्टी के नीचे दब गए हैं, और हकायक सामने नहीं। अपनी कौम को हमने इस पे भी एक प्रोग्राम करना है जो खास तौर पर देखें, लोगों को ये भूल ही गया। लोगों को अब याद नहीं है कि आसिफ अली जरदारी ने क्या ड्रामा किया था, क्या बहाना किया था, मैं ज़हनी मरीज हूँ। वो सारी चीजें वाइप आउट हो गई हैं, ज़हन से निकल गई हैं। उस पर भी इंशाल्लाह फिर तवज्जो देंगे। अभी आज के प्रोग्राम में इजाजत चाहते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, सजेशन देने नाज़रीन जरूर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।